इस वैकल्पिक पृथ्वी में 18 वर्ष की आयु में सभी को एक महाशक्ति प्राप्त होती है, जिसमें उड़ने से लेकर तत्वों को नियंत्रित करना शामिल है। हालांकि जेन 25 वर्ष की है और उसे अभी भी अपनी महाशक्ति नहीं मिली है, जिससे वह बहुत कड़वी हो जाती है। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान उसे पता चलता है कि बॉस की शक्ति लोगों को सच बोलने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे वह कई शर्मनाक बातें कह देती है और मौका चूक जाती है। शाम को जेन अपने कैजुअल पार्टनर ल्यूक के साथ संबंध बनाती है। जैसे ही उनका काम खत्म होता है, ल्यूक जेन के बाथरूम जाने का इंतजार करता है और खिड़की से बाहर निकल जाता है। जेन को लगता है कि उसकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि वह हमेशा यही करता है। अगले दिन जेन की रूममेट कैरी एक वकील के दफ्तर में काम कर रही होती है। उसकी शक्ति उसे मृत लोगों की आत्माओं को कुछ मिनटों के लिए अपने शरीर पर कब्जा करने देती है, इसलिए वकील उसका इस्तेमाल मामलों को सुलझाने के लिए करते हैं। दुर्भाग्य से इस वजह से मुवक्किल उसके काम में बाधा बनने के लिए उससे नाराज हो जाते हैं। दोपहर में जेन घर पहुंचती है और दरवाजे पर एक खोई हुई बिल्ली पाती है, इसलिए वह उसे अंदर आने देती है। फिर वह कैरी के बॉयफ्रेंड कैश को घर पर बने सुपरहीरो सूट को पहनकर देखती है और उसका मजाक उड़ाती है। शर्मिंदा होकर कैश समय को उड़ने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है ताकि जेन उसे न देख सके। जल्द ही कैरी भी आ जाती है और रोते हुए बताती है कि वह क्लाइंट्स के गुस्से से कितनी थक चुकी है, इसलिए जेन उसे नौकरी छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन कैरी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसे कैश का तब तक साथ देना है जब तक उसे नौकरी नहीं मिल जाती। फिर माहौल को हल्का करने के लिए कैरी हिटलर की नकल करती है ताकि वे उसका मजाक उड़ा सकें। बाद में कैरी की गॉर्डन के साथ डेट होती है, जो बिना दस्ताने के उसका हाथ मिलाने से मना कर देता है, क्योंकि वह लोगों को सिर्फ एक स्पर्श से ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकता है। साथ में एक बढ़िया डिनर के बाद वे जेन के घर जाते हैं, लेकिन गॉर्डन अपनी शक्ति का उपयोग करने से मना कर देता है। ये साबित करना चाहता है कि वह स्वाभाविक रूप से एक महिला के लिए अच्छा हो सकता है। वह उनके चेहरों के बीच प्लास्टिक से उसे चूमता है और दस्ताने पहनकर शरारत करता है, लेकिन वह इसमें बहुत खराब है, इसलिए जेन को दिखावा करना पड़ता है। फिर गॉर्डन अपने और जेन के बीच एक तकिया बाधा डालकर सो जाता है ताकि नींद में उसे छूने से बचा जा सके। इस बीच कैश और कैरी सड़क पर हैं, तभी अचानक एक अदृश्य आदमी कैरी का फोन छीन लेता है और उसका पर्स भी मांगता है। समय को पीछे करने के बजाय कैश अपना पर्स उस पर फेंक देता है और कैरी को पकड़कर भाग जाता है। बाद में कैश स्वीकार करता है कि लुटेरे से लड़ना अच्छा लगा, इसलिए वह एक वास्तविक सुपरहीरो बनना चाहता है। अगली सुबह जेन जागती है और गॉर्डन को छूने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह बिल्ली को बिस्तर पर कूदते हुए देखती है तो वह स्तब्ध रह जाती है। बिल्ली सबसे पहले गॉर्डन को छूती है और अपनी वासना को चीख कर उसे जगा देती है। निराश होकर गॉर्डन वहां से चला जाता है और जेन से कहता है कि वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। बाद में नाश्ते के दौरान तीनों ने बिल्ली को रखने का फैसला किया और बिस्तर पर उसके द्वारा की गई हरकतों के कारण उसका नाम जिजालॉर्ड रखा। शाम को जेन अपनी सौतेली बहन की जन्मदिन की पार्टी में जाने के लिए टैक्सी लेती है। ड्राइवर के पास ये बताने की शक्ति है कि किसी की मृत्यु कब होगी, फिर भी वह उसे विस्तृत जानकारी देने से मना कर देता है। केवल इतना कहता है कि उससे भालुओं से सावधान रहना चाहिए। यात्रा के दौरान उसे अपने पिता का फोन आता है, जो उसे एक अच्छी बहन बनने की याद दिलाता है। घर में जेन अपनी मां मैरी से मिलती है, जिसके पास तकनीक को नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती है, और उसका साथी इयान, जो भावनाओं को समझ सकता है। जेन की सौतेली बहन एंडी आज रात 18 साल की हो रही है और जेन ये बताकर बहस शुरू कर देती है कि उसे कोई शक्ति नहीं मिल सकती है, इसलिए इयान को स्थिति को शांत करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करना होगा। जब एंडी आखिरकार मोमबत्तियां बुझाता है तो वह अपनी शक्तियों के उभरने का इंतजार करती है, फिर भी कुछ नहीं होता। एक आत्मसंतुष्ट जेन उस पल का आनंद लेती है। हालांकि जब एंडी फ्रिज खोलता है तो वह दरवाजा फाड़ देती है। उत्साहित एंडी अपनी नई सुपर ताकत दिखाना शुरू कर देती है, इसलिए कड़वी जेन शराब पीते हुए चली जाती है। उस समय जेन ल्यूक से मिलने का फैसला करती है, जो उसके संदेशों को अनदेखा कर रहा है। वह उसे एक अन्य महिला के साथ डिनर करते हुए पाती है, जिसके पास रूप बदलने की शक्ति है, फिर भी वह इसका शायद ही कभी उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि वह स्वाभाविक रूप से सुंदर है, जो जेन को परेशान करता है। इसके बाद ल्यूक लड़की को उड़ान के लिए बाहर ले जाता है, इसलिए जेन उसे उसके लिए भी ऐसा ही करने के लिए मजबूर करती है। यात्रा छोटी है और ल्यूक जेन को सड़क पर छोड़ देता है, ये कहते हुए कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि जेन अगर खुद से प्यार नहीं करती तो वह किसी से प्यार नहीं कर सकती। घर लौटते समय जेन अपने पिता को सांत्वना के कुछ शब्द सुनने के लिए बुलाती है। हालांकि जब वह पहुंचती है तो पता चलता है कि उसके पिता मर चुके हैं और कैरी उनके भूत को बुलाती है जब जेन को सहारे की जरूरत होती है। अगले दिन जेन और कैरी डिस्कवरी क्लिनिक में उन उपचारों के बारे में जानने के लिए जाते हैं जो उसकी शक्तियों को जगाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यह सब अविश्वसनीय रूप से महंगा है और वह इसे वहन नहीं कर सकती। उस रात जब जेन सो रही होती है तो गिज़लॉर्ड अचानक एक इंसान में बदल जाता है, लेकिन जेन के उसे देखने से पहले ही वह फिर से एक बिल्ली बन जाता है। जेन का अगला विचार तनाव के माध्यम से अपनी शक्तियों को बाहर निकालना है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ एक रेस्तरां में जाती है और मेनू में सबसे मसालेदार व्यंजन खाती है। दुर्भाग्य से वह इसे संभाल नहीं पाती और दूध की एक पूरी बोतल पीने के लिए स्टोव में भाग जाती है, जिसे ल्यूक और सुरक्षा कैमरे देख लेते हैं और इस पल को और भी शर्मनाक बना देते हैं। अगले दिन कैरी जेन को फिर से तनाव दूर करने के लिए दंत चिकित्सक के पास ले जाती है।
जेन भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैरी उसे अंदर खींच लेती है और वे अशुभ संगीत सुनने लगते हैं। डेंटिस्ट की शक्ति लोगों को अपना खुद का साउंड ट्रैक बनाने के लिए मजबूर करना है, और जब वह दिखाती है कि वह कितनी कोमल है, तो जेन का संगीत अशुभ से आरामदेह में बदल जाता है। दुर्भाग्य से डेंटिस्ट घोषणा करता है कि जेन के दांतों में फिलिंग की जरूरत है और उसका संगीत फिर से डरावना हो जाता है। उसे शांत करने के लिए दंत चिकित्सक उसे कुछ दवा देता है। इस बीच कैश सुपरहीरो के लिए विज्ञापन देने के लिए एक एजेंसी से संपर्क करता है। दूसरे कमरे में गिजालॉर्ड फिर से एक आदमी में बदल जाता है, लेकिन उसे एक इंसान की तरह चलने में परेशानी होती है। वह कैश का ध्यान आकर्षित करने के लिए दरवाजा खरोंचता है, लेकिन जब कैश उसे देखने जाता है तो गिजालॉर्ड फिर से बिल्ली बन जाता है। जेन के पास वापस वह बहुत ही बेहोशी की हालत में अपना अपॉइंटमेंट पूरा करती है। कैरी उसे बाहर ले जाती है और वे अचानक एक नकाबपोश आदमी को उनके पास आते हुए देखते हैं, जो जेन को पकड़कर ट्रंक में धकेल देता है। ये कैश है, जिसने कैरी के साथ मिलकर यह नकली अपहरण योजना बनाई थी ताकि तनाव और बढ़ जाए। दंपति लंच के लिए रुकने का फैसला करते हैं और जेन को थोड़ा कष्ट सहने देते हैं, लेकिन जेन इतनी बेहोश हो जाती है कि वह ल्यूक के लिए एक वॉइसमेल छोड़ देती है, जिसमें वह बताती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। कैश और कैरी इतने विचलित हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कार को टो किया जा रहा है, जब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। कैरी जेन को फोन करके उसका पिन स्थान पूछती है, और जैसे ही दंपत्ति कार लॉट की ओर भागता है, कैश स्वीकार करता है कि गाड़ी उसकी मां की है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए वह इसे कानूनी रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। वे जब्त लॉट में चुपके से घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके पास कार की चाबी नहीं है, और इससे भी बदतर दवा का असर, और इसलिए जेन घबराने लगती है। उनके पास एंडी को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो शालीनता से जेन से अनुरोध करता है कि वह एहसान अच्छी तरह से मांगे। जेन अच्छा बनने का दिखावा करती है और एंडी आसानी से ट्रंक हुड को फाड़ देता है। फिर जेन उसे पीटने की कोशिश करती है, इसलिए कैरी को बहनों को अलग रखना पड़ता है। अचानक उन्हें एक कार का हॉर्न सुनाई देता है और लड़कियां ये देखकर डर जाती हैं कि मैरी और यान उन्हें लेने आए हैं। जब मैरी अपनी बेटी को डांटती है तो जेन को याद आता है कि उसने ल्यूक के लिए एक वॉइसमेल छोड़ा था और अपनी मां से उसे मिटाने के लिए कहती है। मैरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाती और कार के स्पीकर के जरिए संदेश बजा देती है। एंडी सुझाव देता है कि जेन को ल्यूक को स्पैम करना चाहिए ताकि उसका ध्यान वॉइसमेल से हट जाए। जब जेन घर पहुंचती है तो वह ल्यूक को भेजने के लिए शरारती तस्वीरें लेना शुरू कर देती है। अचानक वह देखती है कि गिजालॉर्ड एक आदमी में बदल रहा है और वह घबरा जाती है, कमरे से बाहर भागती है। हालांकि वह यह भी सोचती है कि क्या उसके पास जानवरों को अपनी छाती दिखाकर उन्हें बदलने की शक्ति है। उसके दोस्त उसके साथ आ जाते हैं और वह व्यक्ति बताता है कि वह एक आकार बदलने वाला व्यक्ति है जो अपने बिल्ली के रूप में फंस गया है। फिर वह कैश को गले लगाता है, खुश होता है कि मनुष्य उसका असली चेहरा फिर से देख सकते हैं। साथ ही यह भी बताता है कि उसे भूलने की बीमारी है। तीनों उससे गिजालॉर्ड कहते रहते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ बातें सुनते हैं जो उसे याद आती हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वह लगभग 3 साल से बिल्ली है। जेन ने फैसला किया कि जब तक वह अपनी याददाश्त वापस नहीं ले लेता तब तक उन्हें उसे अपने पास रखना चाहिए। उस समय जेन को ल्यूक का एक संदेश मिलता है, जिसने तस्वीरें देखी हैं लेकिन वॉइसमेल भी सुना है, इसलिए उसे लगता है कि जेन अजीब है। उस रात बाद में जेन टहलने जाती है और एक कुत्ते को देखती है, इसलिए वह अपनी थ्योरी को परखने के लिए अपनी छाती दिखाती है। कुत्ता वही रहता है और उसका मालिक भी उसे देखता है। अगली सुबह दोस्तों को पता चलता है कि गिजालॉर्ड बहुत सी बुनियादी घरेलू वस्तुओं का उपयोग करना भूल गया है, इसलिए उसे बहुत मदद की आवश्यकता होगी। काम पर कैरी एक प्रसिद्ध गायिका की आत्मा को चैनल करती है, जो क्रूज जहाजों पर लिफ्टों में अपना संगीत लाने के लिए एक अनुबंध को ठुकरा देती है और इसके बजाय उद्योग में वापस आने के लिए कहती है। मीटिंग के बाद मैनेजर कैरी को एक प्रस्ताव देता है। वह मृत हस्तियों को फिर से गाने के लिए प्रेरित करके उनके साथ काम कर सकती है, जिसे कैरी खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। जब वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचती है तो वह जेन को बुलाती है और उसे नैतिक समर्थन के लिए आने के लिए कहती है और वादा करती है कि वह इसके लिए उसे पैसे देगी। इससे जेन को एक विचार आता है और वह कैरी की मैनेजर होने का नाटक करते हुए स्टूडियो में आती है, जिससे उसे कैरी को एक आकर्षक डील मिल जाती है। जब रिकॉर्डिंग का समय आता है, कैरी उस गायक का चैनल बनाती है जिसे वे चाहते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके साथ काम करना मुश्किल है और वह बहुत ही स्त्रीद्वेषी है। भूत जेन से उसके गीत याद करने में मदद भी मांगता है और उसके गायब होने के बाद कैरी उसके गीतों को खोजती है और पाती है कि वे सभी नस्लवादी और स्त्रीद्वेषी हैं। कैरी असहज है और नौकरी छोड़ना चाहती है, लेकिन जेन उसे पैसे के लिए रुकने के लिए मना लेती है। उम्मीद है कि भूत की बुरी याददाश्त को ये बात पता नहीं चलेगी। कैरी गाने को थोड़ा बदल देता है ताकि वे कम आक्रामक हो जाएं, लेकिन दुख की बात है कि गायक को अच्छा संदेश पसंद नहीं आता और वह बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता है। कैरी और जेन दोनों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाता है। घर में वापस आकर कैश अपनी सुपरहीरो टीम के लिए कई उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेता है। सेब समुद्री जीवों को बुला सकता है लेकिन उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता और वह एक मछली को खिड़की से उड़ा देता है। चूंकि उसका परिवार अमीर है, इसलिए कैश उसे फिर भी भर्ती करता है। एडिट ठोस वस्तुओं के बीच से आगे बढ़ सकता है, फिर भी उसका हाथ दीवार के अंदर फंस जाता है, लेकिन उसे भी भर्ती किया जाता है।
एक महिला के पास चुंबकीय शक्ति है, लेकिन वह अपने नियंत्रण की कमी के कारण घर की हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए कैश उसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ छोड़ देता है जो पीडीएफ में किसी भी चीज को बदल सकता है, और वह व्यक्ति जिसकी आंखों के लेजर कुछ भी नहीं करते। रेंडल अपनी पीठ का उपयोग करके 3D प्रिंट ऑब्जेक्ट बना सकता है, जिसे वह एक छोटी मूर्ति बनाकर प्रदर्शित करता है। अंत में ग्रेगर के पास सुपर स्पीड है, जो ब्रिटिश म्यूजियम से 1 सेकंड में पोस्ट कार्ड लाकर इसे साबित करता है। इसके बाद कैश पहली आधिकारिक बैठक के लिए तैयार हो रहा था, तभी गिजालॉर्ड अचानक उसके लिए एक मरा हुआ कबूतर लेकर आया। कैश नहीं चाहता था कि वह दूसरों के सामने उससे शर्मिंदा करे, इसलिए उसने गिजालॉर्ड को किराने का सामान लाने के लिए भेज दिया। दुकान पर गिजालॉर्ड हर चीज से अभिभूत हो गया और महिलाओं के उत्पादों को देखकर वह बेहोश हो गया। क्लर्क तुरंत उसकी मदद करता है और उसे उत्पादों को बेहतर ढंग से समझने के लिए महिलाओं की शारीरिक रचना पर एक किताब देता है। कैश की बात करें तो वह अपने नए सुपरहीरो दोस्तों से मिल रहा है और देखता है कि ग्रेगर बोर्ड पर लिखने का काम संभाल रहा है। ग्रेगर के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है और कैश को लगता है कि वह उससे नेतृत्व छीनने की कोशिश कर रहा है। रेंडल द्वारा अपनी पीठ से निशान बनाने के बाद वे चर्चा करते हैं कि अगर वे किसी महिला को बचाते हैं तो वे कैसे कार्य करेंगे, और ग्रेगर कहता है कि उसे नेता होना चाहिए क्योंकि वह सभी महिलाओं का सम्मान करता है, जबकि कैश का दावा है कि वह बेहतर विकल्प है क्योंकि वह महिलाओं की शारीरिक रचना का विशेषज्ञ है। सेव बोर्ड पर एक महिला के गुप्तांक बनाता है और कैश से कुछ जगह खोजने के लिए कहता है, जिसे कैश नहीं जानता। सौभाग्य से गिजालॉर्ड वापस आता है और उसकी मदद करता है, इसलिए कैश नेता के रूप में रहता है। जब कैरी और जेन घर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कैश और गिजालॉर्ड को एक गेम खेलते हुए पाते हैं जिसे उन्होंने महिला उत्पादों के साथ बनाया था, इसलिए वे सभी एक साथ खेलते हैं। कुछ समय बाद चुंबक महिला वापस आती है क्योंकि वह अपना छाता भूल गई थी और अचानक वह गिजालॉर्ड से चिपक जाती है, जिसका अर्थ है कि वह माइक्रोचिप वाला है। समूह गिजालॉर्ड को डॉक्टर टल के पास ले जाने का फैसला करता है, जो जानवरों के साथ संवाद करने में सक्षम पशु चिकित्सक है। उसका तनाव का स्तर बहुत अधिक है क्योंकि वह लगातार उनकी चीखें सुन रहा है, इसलिए वह चुप्पी के लिए हेडफोन का उपयोग करता है। जब जेन गिजालॉर्ड को लाता है तो डुलिटल तुरंत माइक्रोचिप ढूंढता है और उन्हें पुराने मालिक का पता देता है। बाद में कैश और कैरी काम पर लग जाते हैं जब अचानक कैश को अपनी नई टीम से एक मिशन के बारे में एक संदेश मिलता है। वह कैरी से कहता है कि वे इसे किसी और समय खत्म कर सकते हैं और कैरी को दुख होता है, इसलिए कैश कुछ अच्छा कहने के लिए समय पीछे ले जाता है, फिर भी चला जाता है। खुद को विचलित करने के लिए कैरी जेन के कमरे में सफाई शुरू करने जाती है और उसकी हताशा जेन को एहसास कराती है कि कैश ने कुछ समय में कैरी को संतुष्ट नहीं किया है। उस समय जेन को पता चलता है कि ल्यूक ने एक मोजा छोड़ा है और उससे उसकी एक तस्वीर भेजती है। उसे गॉर्डन का दस्ताना भी मिलता है। जेन ने बताया कि कैरी को गॉर्डन से मिलना चाहिए और उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए कहना चाहिए, लेकिन कैरी धोखा देने से इनकार कर देती है। इसके बाद जेन और गिजालॉर्ड अंततः माइक्रोचिप के पते पर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मालिक मर चुका है। उस समय वे टिटो पोमेरेनियन को भौंकते हुए सुनते हैं और गिजालॉर्ड उसे दुष्ट बताता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वह उससे पहले भी मिल चुका है। दोनों ने टिटो को उसके मालिक से चुराने और उसे डुलिटल के पास ले जाने का फैसला किया, जो कुत्ते के संदेश का अनुवाद करता है। टिटो गिजालॉर्ड से नफरत करता है और जब तक वे उससे उसके सपनों का दिन नहीं दे देते तब तक वह कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा। डुलिटल को भी आराम की जरूरत है, इसलिए वह उनके साथ जुड़ जाता है। समूह एक क्लब में पहुंचता है जहां टिटो को सुंदर महिलाओं से बहुत अधिक ध्यान मिलना पसंद है। बाकी लोग बहुत पीते हैं और कुछ नशीले पदार्थ भी लेते हैं। जब जेन और गिजालॉर्ड को एक महिला से निजी नृत्य मिलता है जो खुद की नकल करती है, तो वे बहुत असहज महसूस करते हैं और आपसी सहयोग के लिए हाथ पकड़ लेते हैं। जल्द ही डुलिटल इतना नशे में हो जाता है कि वह नर्तकियों को परेशान करना शुरू कर देता है और बाउंसर समूह को बाहर निकाल देते हैं। शुक्र है कि टिटो बहुत खुश है और बताता है कि वह एक प्रसिद्ध पब के पीछे एक गली में गिजालॉर्ड से अक्सर टकराता रहता था। फिर वह उनसे उससे जाने देने के लिए कहता है ताकि वह आखिरकार आजाद हो सके, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ता है उसे एक कार ने टक्कर मार दी। फिर जेन और गिजालॉर्ड सुराग खोजने के लिए गली में जाते हैं और गिजालॉर्ड पब का मेन्यू सुनाकर खुद को चौंका देता है। जेन सोचता है कि उन्हें अंदर जाकर मकान मालकिन को ढूंढना चाहिए, लेकिन गिजालॉर्ड घबरा जाता है और भाग जाता है। इस बीच कैश की सुपरहीरो टीम सड़क पर एक व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय वे उसे डरा देते हैं और गलती से उसकी गो पावर को सक्रिय कर देते हैं, जिससे वह उन पर गुस्सा हो जाती है। उस समय एक आदमी मदद मांगता है क्योंकि उसे उसके अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए वे मिशन के लिए एडे को चुनते हैं। उसे अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और जब वह दीवार से गुजरना शुरू करता है तो वह अपने पिछले हिस्से को दिखाते हुए फंस जाता है। ग्रेगर कैश को एडे के साथ छोड़ने का फैसला करता है और बाकी लोगों को एक बार में ले जाता है। कुछ ही देर बाद कैश को ग्रेगर से मदद मांगने का कॉल आता है। कैश टीम को खोजने के लिए दौड़ता है और एडे को अकेला छोड़ देता है। समूह वर्तमान में बार के बाहर एक कठिन लड़ाई में है और ग्रेगर चाहता है कि कैश से बचने के लिए समय को पीछे ले जाए, लेकिन कैश केवल 10 सेकंड के लिए पीछे जा सकता है और चाहे वह कितनी भी कोशिश करे ये पर्याप्त नहीं है। अचानक एक ठग कैश के पीछे पड़ जाता है जो दिखावा करता है कि वह दूसरों को नहीं जानता और भाग जाता है। घर पर कैरी को आखिरकार संतुष्टि की कमी पर गुस्सा आता है और वह गॉर्डन से मिलने जाती है ताकि उसका दस्ताना लौटा सके।
वह रोने लगती है और उससे मदद की भीख मांगती है, लेकिन जब गॉर्डन मदद के लिए आगे आता है तो कैरी मान लेती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। माफी मांगने के लिए वह गॉर्डन को उसकी मदद करने के लिए हीरो कहती है, जिससे गॉर्डन का मूड बेहतर हो जाता है और वह तब से दूसरी महिलाओं की मदद करना शुरू कर देता है। जब कैरी कैश से फिर से मिलती है तो जेन गिजालॉर्ड को उनके अपार्टमेंट के बाहर पाती है और उसे बताती है कि पब एक बंद जगह थी। वे अपने डर को दूर करने के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं, और जब वे करीब आने वाले होते हैं तो ल्यूक के एक संदेश से उनका ध्यान भंग होता है जिसमें वह अपना मोजा मांगता है। अगले दिन एडे अभी भी दीवार पर अटकी हुई है जिसे हर कोई देख सकता है। इस बीच जेन और कैरी एंडी के ग्रेजुएशन में भाग लेने के लिए अपने पूर्व हाई स्कूल जाते हैं और कैरी कल्पना करना बंद नहीं कर सकती कि परफेक्ट ग्रेजुएशन समारोह कैसा होता। जब परिवार के पास एक अन्य छात्र की मां आती है तो मैरी दिखावा करती है कि जेन मन पढ़ सकती है, लेकिन जब जेन महिला से टेलीपैथिक रूप से यह बताने की कोशिश करती है कि एक शिक्षक की मृत्यु हो गई है तो उसका झूठ उल्टा पड़ जाता है। उस समय यान को लगता है कि आसपास कोई परेशान है, इसलिए वह अपनी शक्ति बढ़ाने और उस व्यक्ति को खोजने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है। निराश होकर जेन कैरी को एक कोठरी में ले जाता है जहां वे शराब पीते हैं जिसे उन्होंने कई साल पहले वहां छिपाया था। अचानक वे रेबेका की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं, वह लड़की जो हाई स्कूल में उन्हें परेशान करती थी। हालांकि अब वह बहुत अच्छी है और एक शिक्षिका के रूप में भी काम करती है। रेबेका बताती है कि उसके पास यादों को फिर से देखने की शक्ति है, जिससे उसे एहसास हुआ है कि वह कितनी भयानक थी और उसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया है। जेन को उस पर विश्वास नहीं होता और वह माफी के तौर पर पैसे मांगती है। रेबेका के पैसे चुकाने के बाद वह देखती है कि कैरी बहुत तनाव में है और उसे चाय पिलाने के लिए स्टाफ रूम में ले जाती है। अब वहां अकेले रेबेका बता सकती है कि जेन कैरी की बहुत खराब दोस्त थी और उससे स्कूल की कुछ यादें दिखाकर यह साबित करती है। जिस दिन कैरी को पुरस्कार मिलना था, जेन ने उससे नैतिक समर्थन के तौर पर अपने साथ रहने को कहा, जबकि वह प्रेगनेंसी टेस्ट करवा रही थी। बाद में ग्रेजुएशन के दिन जेन नहीं चाहती थी कि उसकी मां को पता चले कि उसने स्कूल छोड़ दिया है और कैरी का ग्रेजुएशन गाउन उधार लिया था, लेकिन समय पर वापस नहीं किया, इसलिए कैरी की तस्वीर बर्बाद हो गई। रेबेका कैरी से कहती है कि उसे अपने लिए खड़ा होना होगा। इस बीच जेन पीने के लिए बाथरूम में छिप जाती है और एंडी को अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए सुन लेती है। ये पता चलता है कि एंडी ने कंजर्वेटरी में जाने के बारे में झूठ बोला था और वह अब अपनी गर्लफ्रेंड को डेट नहीं कर रही है। दोनों ही उसकी सुपर ताकत के परिणाम हैं। जैसे ही पूर्व पति चला जाता है, जेन एंडी से भिड़ जाती है, जो जेन के रहस्य को बनाए रखने पर कुछ भी करने के लिए सहमत हो जाता है। बहनें पार्टी में वापस आती हैं और जेन एंडी को पारिवारिक नृत्य करने के लिए मजबूर करती है, जिससे वह सबके सामने शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद जेन एंडी को एक शर्मनाक भाषण पढ़ने के लिए देती है। जब एंडी अपना पुरस्कार स्वीकार करता है तो वह भयानक शब्दों को पढ़ती है और क्रोधित हो जाती है, इसलिए वह अपनी बहन का मजाक उड़ाने का फैसला करती है, जिससे जेन उसके रहस्यों को उजागर कर देती है। हताश एंडी आंसुओं में भाग जाता है और यान को पता चलता है कि जिस व्यक्ति को वह परेशान महसूस कर रहा था वह उसकी अपनी बेटी थी। फिर कैरी के लिए अपना भाषण देने का समय आता है, लेकिन वह मुश्किल से बोल पाती है क्योंकि जेन का परिवार अगले कमरे में बहस कर रहा है और यह बात ऑडिटोरियम से सुनी जा सकती है। कैरी को एहसास होता है कि रेबेका जेन के बारे में सही थी और वह बाथरूम में छिपने के लिए चली जाती है। उस समय जेन आती है और अपने जीवन के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर देती है, जिससे कैरी आखिरकार भड़क जाती है और उसे उसके स्वार्थ पर खरी खोटी सुनाती है, ये बताते हुए कि शक्तियां न होना एक बुरा इंसान होने का बहाना नहीं है। एक बहस शुरू होती है और कैरी भाग जाती है, जेन को अकेले रोता हुआ छोड़कर। अपार्टमेंट में जिजालॉर्ड को टब में उदास कैश मिलता है, जो पिछली रात के व्यवहार के कारण दोषी महसूस कर रहा है। जिजालॉर्ड उसके बालों को ब्रश करता है और उससे खुश करने के लिए पेंगुइन के गिरने के वीडियो दिखाता है, लेकिन जब वे वीडियो वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैश की लड़ाई से भागने की रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है। कैश का मूड तुरंत फिर से बदल जाता है। अगले कुछ दिनों में जेन और कैरी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, इसलिए जिजालॉर्ड को उनके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी। एक सुबह जेन को अपार्टमेंट की ज्यादातर चीजों पर लाल बिंदु दिखते हैं और उसे पता चलता है कि कैरी ने अपनी चीजों पर लेबल लगा दिया है ताकि जेन उनका इस्तेमाल न कर सके। चूंकि उसने अपने घर के लिए शायद ही कभी कुछ खरीदा हो, इसलिए जेन नाश्ते में सिर्फ लाल प्याज ही खा पाती है। इसके बाद जेन एक डिस्कवरी क्लिनिक जाती है, जहां वह उन परीक्षणों को करवाने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। कागजात भरते समय उसकी मुलाकात हन्ना से होती है, जो 20 साल की एक और लड़की है जिसके पास शक्तियां नहीं हैं। लड़कियां एक बार में जाती हैं और अपने शक्तिहीन अनुभवों के कारण एक दूसरे से जुड़ती हैं। बाद में वे एक महिला को देखती हैं जो अपने बालों का रंग बदल सकती है, और वे इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि वे बाथरूम में जाती हैं और शरारत के तौर पर उसकी पोनीटेल काट देती हैं क्योंकि उसकी शक्ति से बाल फिर से उग सकते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चलता है कि उन्होंने गलत महिला के बाल काटे हैं, इसलिए उन्हें भागना पड़ता है। अपार्टमेंट में कैरी को कैश का शर्मनाक वीडियो मिलता है और वह उसे अपने दोस्तों से माफी मांगकर फिर से शुरुआत करने के लिए कहती है। कैश को यह विचार पसंद आता है और वह अपने साथियों की तलाश में निकल जाता है, इसलिए जिजालॉर्ड कैरी से पूछता है कि वह और जेन क्यों लड़ रहे हैं। जब कैरी जेन के बारे में बड़बड़ाती है तो उसे उनका पहेली संग्रह मिल जाता है और वह उनके खेलने के सभी सुखद पलों के बारे में सोचती है, उन्हें एक साथ पूरा न कर पाने का अफसोस करती है।
जब जेन वापस आती है तो वह कहती है कि उससे एक नया सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है और दावा करती है कि जिग्सॉ कलेक्शन उसका है, इसलिए कैरी ने जेन के पिता को बुलाने से इनकार करके बदला लिया। इस बीच कैश सेब से मिलने जाता है, जो कुछ हुआ उससे भूलने के लिए फ्लोरिडा जा रहा है। कैश माफी मांगता है और उससे कुछ चॉकलेट उपहार में देता है, जिससे सेब रोता है और उसे गले लगाता है और साथ चलने का अनुरोध करता है। फिर कैश और सेब एडे से मिलने जाते हैं, जो कैश की माफी स्वीकार कर लेती है और सहमत हो जाती है कि उन्हें टीम को फिर से साथ लाना चाहिए। इसके बाद वे ग्रेगर से मिलने जाते हैं और कैश माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ग्रेगर और रैंडल ने दूसरे खारिज किए गए लोगों के साथ अपनी टीम बना ली है। ग्रेगर अपने पिछले साथियों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और गुस्से में कैश उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। चूंकि ग्रेगर के पास बहुत तेज रफ्तार है, कैश बहुत जल्दी हार जाता है, इसलिए अंत में वह समय को पीछे ले जाने का फैसला करता है और ग्रेगर के दरवाजा खोलते ही उसे मुक्का मारता है। फिर वह रैंडल को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। बाद में जेन हन्ना से मिलती है और यह सुनकर चौंक जाती है कि वह क्लिनिक नहीं जाएगी। लड़कियां दिन भर साथ में मौज मस्ती करने का फैसला करती हैं और उड़ते हुए लोगों पर खिलौना दांत से गोली चलाने वाले उन लोगों के लिए एक समूह बनाने के विचार पर चर्चा करती हैं जिनके पास शक्ति नहीं है। उस समय ल्यूक उड़ता हुआ आता है और जेन खिलौना बंदूक छिपा देती है, जिससे हन्ना परेशान हो जाती है। उसे मनाने के लिए जेन क्लिनिक में घुसकर दफ्तरों में तोड़फोड़ करने के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि एक डेस्क पर ही शौच भी करती है। अचानक हन्ना गायब हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्तियां हैं, और जब जेन को जलन होती है तो हन्ना वादा करती है कि उनके बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। हालांकि जब एक गार्ड उन्हें ढूंढ लेता है तो हन्ना तुरंत गायब हो जाती है। बाद में अपार्टमेंट में जेन सोशल मीडिया चेक करती है और ये देखकर परेशान हो जाती है कि हन्ना ल्यूक के साथ घूम रही है। गिसेल उसे बताता है कि कैरी साथ मिलकर पहेली को पूरा करना चाहती है और इशारा करता है कि उन्हें सुलह कर लेनी चाहिए। जेन कैरी से मिलने जाती है और वे पहेली पर काम करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वे अजीब मूड में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती में सुधार होता है। अगले दिन कैरी जेन को क्लिनिक ले जाती है ताकि वह आखिरकार कागजी कार्रवाई पूरी कर सके। कम स्वार्थी होने की कोशिश करते हुए जेन कैरी से उसकी समस्याओं के बारे में पूछती है और कैरी कबूल करती है कि चूंकि कैश ने अपनी टीम को वापस पा लिया है, इसलिए उनके रिश्ते में खटास आ गई है। इसके बाद जेन इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए अपने अंडे बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाहता। गिसेलॉर्ड को यह विचार देते हुए देखकर उसे एक बिल्ली शो में भाग लेना चाहिए और अपनी मानवीय बुद्धि के कारण जीतना चाहिए। हालांकि गिसेलॉर्ड बदलने से इनकार कर देता है क्योंकि वह फिर से फंसना नहीं चाहता। इस बीच कैरी फर्म में अपनी नौकरी पर वापस चली जाती है और चार्ल्स द्वितीय की तरह व्यवहार करती है, जो उसके साथ छेड़खानी करना बंद नहीं करेगा। कैरी उससे इतनी खुश और मोहित हो जाती है कि बाद में घर पर वह उसे फिर से बुलाती है और वे पूरी दोपहर बातें करते हुए बिताते हैं। वह चार्ल्स को दिखाने के लिए एक दर्पण का उपयोग करती है कि वह कैसी दिखती है और वह उसे और भी अधिक खुश करता है। बाद में वह कैश के साथ पूरा दिन डेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास एक मिशन है और वह बाद में उससे मिलने का वादा करता है। निराश होकर कैरी चार्ल्स को संग्रहालय ले जाने का फैसला करती है, जहां वह उन चित्रों को देखता है जो उन्होंने उसके बारे में बनाए हैं। चार्ल्स उसके साथ छेड़खानी करने लगता है और कैरी लगभग उसके चित्र को चूम लेती है, लेकिन एक गार्ड उसे समय रहते रोक लेता है। कैरी घर जाती है और जेन की चीख सुनती है क्योंकि उसे पता चलता है कि गिसेलॉर्ड ने फिर से रूपांतरित होने के लिए बिल्ली का खाना खाया है। उसने एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ी है जिसमें उसने बिल्ली के शो में जाने की सहमति जताई है। जब वे रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो जेन चिप से बिल्ली का नाम इस्तेमाल करती है और हर कोई उत्साहित हो जाता है क्योंकि यह बिल्ली हमेशा इस प्रतियोगिता में हिट रही है। जेन पुराने शो के वीडियो खोजती है और पाती है कि गिसेलॉर्ड का टैलेंट सेगमेंट डांस हुआ करता था। वह अब अभ्यास के लिए उसे मूव्स करने के लिए कहती है, लेकिन गिसेलॉर्ड उसे समझ नहीं पाता और वह हार मानने के बारे में सोचती है। हालांकि वह फिर से गिसेलॉर्ड के समर्थन भरे संदेश को सुनती है और उसे गौरवान्वित करने का फैसला करती है, इसलिए वह एक योजना बनाती है। जब प्रदर्शन का समय आता है तो जेन बिल्ली को एक घेरे से कूदने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं मानता। फिर वह नाचना शुरू कर देती है और गिसेलॉर्ड उसके साथ शामिल होने के लिए इंसान बन जाता है। वे साथ में शानदार डांस करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, लेकिन जजों को यह मंजूर नहीं होता और उन्हें वहां से चले जाना पड़ता है। बाहर निकलते समय गिसेलॉर्ड माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उसे चूम लेती है। एक खाली पड़ी इमारत में कैश की टीम कुछ डीलरों की तलाश कर रही है और उसे पता चलता है कि ग्रेगर की टीम भी वहां है। बहस तब तक जारी रहती है जब तक कि उन्हें कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए सभी लोग अलमारी में छिपने के लिए भागते हैं। घंटों बीत जाते हैं और टीमें बाहर नहीं आती हैं क्योंकि कैश महिमा साझा नहीं करना चाहता है, इसलिए अन्य लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि उसने अपनी डेट पर जाने के बजाय अपने अहंकार को चुना। अपार्टमेंट में कैरी चार्ल्स द्वितीय के साथ डिनर कर रही है और बहुत अच्छा समय बिता रही है। जब चीजें गंदी होने वाली होती हैं तो कैश आता है और घोषणा करता है कि वह सुपरहीरो व्यवसाय छोड़ रहा है, जिससे कैरी खुश हो जाती है। हालांकि जब कैश फिर से पिज्जा और यूट्यूब चुनता है तो उसे आश्चर्य होने लगता है कि क्या वे वास्तव में एक अच्छे मैच हैं। अगले दिन समाचार पत्रों से पता चलता है कि दोनों सुपरहीरो टीमों ने डीलरों को हराने के लिए मिलकर काम किया। जेन को पता चलता है कि गिसेलॉर्ड बेडरूम की दीवार पर पेंटिंग कर रहा है, यह मानते हुए कि वे अब एक जोड़े हैं जो एक साथ रहेंगे।
उसे समझाने के बाद कि यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जेन और कैरी एक दूसरे से बात करते हैं। जेन फिर से अपने पिता से बात करती है, फिर वह कैरी को कैश के साथ ईमानदार रहने की सलाह देती है। कैरी उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह घोषणा करता है कि वह उसके लिए एक पार्टी आयोजित कर रहा है, इसलिए वह इसे बाद के लिए बचाकर रखती है। शाम को कैरी ये देखकर बहुत प्रभावित होती है कि कैश ने अपनी प्यारी प्रेमिका के लिए सारी सजावट कर दी है, लेकिन जेन उससे खुद के लिए खड़े होने की याद दिलाती है। फिर जेन को यह देखकर आश्चर्य होता है कि मैरी कमरे के हर पहलू और जेन के लुक की आलोचना कर रही है। निराश होकर वह उसे दूसरे मेहमान से बात करने के लिए भेजती है, जो गॉर्डन निकलता है और ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी दिखता है। मैरी उसके साथ घुल मिल जाती है और गिसेलॉर्ड से बात करती है, जो उसे बताता है कि जेन क्लिनिक का खर्च नहीं उठा सकती। दुखी मैरी को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी अपने परिवार के साथ यह बात क्यों नहीं साझा करेगी। इस बीच कैरी आखिरकार कैश से कहती है कि उससे लगता है कि वह उसकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा उसकी माँ है। कैश जानना चाहता है कि इसे कैसे ठीक किया जाए, इसलिए कैरी उसे नौकरी करने के लिए कहती है। फिर वह समय को पीछे ले जाता है और इससे पहले कि वह उससे बात कर पाती, वह दिखावा करता है कि वह फोन पर एक इंटरव्यू की व्यवस्था कर रहा है ताकि उसे प्रभावित कर सके। हालांकि जैसे ही वह नजरों से ओझल होती है, कैश घबराने के लिए रैंडल के साथ बाथरूम में छिप जाता है, क्योंकि वह ब्रेकअप की बात को टाल रहा है। पता चलता है कि कैश 28 घंटे से जाग रहा है और हर बार जब कैरी ने उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की तो उसने समय को पीछे कर दिया। रैंडल उसे अपनी शक्ति को सक्रिय रखने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक देता है। फिर दोनों बहुत सारे कैन खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। जेन उन्हें दूर से देखती है जब तक कि वह ल्यूक से टकराती नहीं है, जो चिंतित है क्योंकि वह उसके संदेशों को अनदेखा कर रही है। अचानक गिसेलॉर्ड उन्हें बीच में रोकता है और खुद को जेन का बॉयफ्रेंड बताता है, इसलिए वह उसे बहुत जल्दी जाने के लिए डांटने के लिए दूर ले जाती है और कहती है कि उन्हें कुछ समय की छुट्टी चाहिए। उस समय कैश उसे बताता है कि उसके कमरे में कोई है और जेन भागकर अंदर जाती है और पाती है कि उसकी माँ उसके कंप्यूटर को हैक कर रही है। उनके खराब रिश्ते को लेकर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जेन के मृत पिता का विषय आने पर मामला शांत हो जाता है। दोषी महसूस करते हुए जेन मैरी से रुकने के लिए कहती है। इस बीच कैश कैरी के साथ डांस करने की कोशिश करता है, जो उसकी जेब में एक मृत फूल देखती है। उसका अपना फूल अभी भी ठीक है, जिससे उससे एहसास होता है कि कैश समय को बहुत पीछे ले जा रहा है। कैरी जेन के साथ छिप जाती है और वे कैश के बारे में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इस बात से अनजान कि गिसेलॉर्ड हमेशा के लिए अपार्टमेंट छोड़कर जा रहा है। जेन कैरी को एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बताती है, इसलिए कैरी बाथरूम में जाकर डिब्बे को टॉयलेट में खाली कर देती है, जबकि जेन कैश को उसे देखने के लिए भेजती है। रोते हुए कैरी आखिरकार उससे रिश्ता तोड़ लेती है और कैश चाहे जितनी भी बार पीछे जाए, वह इसे होने से नहीं रोक पाता। जेन की बात करें तो जब ल्यूक उसे उड़ाने के लिए ले जाने की पेशकश करता है तो वह उत्साहित हो जाती है, लेकिन वह सबके सामने उसे छूने से मना कर देता है और उसे बाहर ले जाता है। फिर वह गिसेलॉर्ड के बारे में शिकायत करना शुरू कर देता है और जेन को एहसास होता है कि वह सिर्फ ईर्ष्या कर रहा है। वह गिसेलॉर्ड का बचाव करती है और महसूस करती है कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है, इसलिए वह ल्यूक को छोड़ देती है और पार्टी में वापस लौट जाती है। जब जेन को गिसेलॉर्ड कहीं नहीं मिलता तो वह हताश हो जाती है और उसे खोजने के लिए बाहर जाती है। सड़क पर एक बिल्ली के पीछे भागती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, जेन बिल्ली से माफी मांगती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, लेकिन गिसेलॉर्ड उसके पीछे आ जाता है। जोड़े के एक दूसरे को प्यार से चूमने के बाद वे अपार्टमेंट में वापस लौटते हैं और जेन गिसेलॉर्ड को अपने प्रेमी के रूप में पेश करती है। मैरी अपनी बेटी की क्लिनिक में मदद करना चाहती है, लेकिन यह उसके लिए भी बहुत महंगा है, इसलिए गॉर्डन बीच में आकर उसे पैसे देने की पेशकश करता है। अपनी सेवाओं को बेचने के लिए धन्यवाद, अब उसके पास बहुत पैसा है। लड़कियां जश्न मनाने के लिए गले मिलती हैं और गिसेलॉर्ड गॉर्डन को गले लगाता है, जिससे उसकी पैंट पर दाग लग जाता है। अगली सुबह गिसेलॉर्ड किराने की दुकान पर जाता है और एक लड़की उसकी ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह उसका डैडी है। उसकी माँ उसका चेहरा पहचानते ही अपना सामान नीचे गिरा देती है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।